भयानक वर्षा हो रही थी। आदित्य अपनी पत्नी गौरी के साथ बैलगाड़ी से होते हुए जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी उससे बोली, मुझे लगता है कि हमें रुककर बारिश बंद होने का इंतजार करना चाहिए। वर्षा तेज होने लगी है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम रुक जाएं, लेकिन वर्षा ही ना रुके। हम जंगल में फंस जाएंगे, क्योंकि जंगल की वर्षा ऐसे ही होती है तो फिर होती जाती है। चल 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 जल्दी चल। ये सुनकर गौरी चुप हो गई। आदित्य तेज तेज बैलगाड़ी हाँकने लगा। मुझे लगता है कि आपको बैलगाड़ी धीमी चलानी चाहिए, क्योंकि बारिश होने की वजह से चारों ओर कीचड़ जम गई है। कहीं ऐसा ना हो कि बैल बिदक जाए। अरे बकवास बंद करो गौरी, क्या तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह नहीं बंद कर सकती? एक तो मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, तुम कचर 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 कचर। बारिश भी इतनी तेज हो रही है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक एक बड़ा सा गड्ढा आ गया जो पानी से भरा हुआ था। बैलों को वो दिखाई नहीं दिया। बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गौरी अचानक बैलगाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। आदित्य तुरंत उसके पास आया। गौरी 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 आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? गौरी आंखें खोलो, गौरी। गौरी के माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। ओहो, लगता है कि गौरी को भयानक चोट आई है। अरे! वो गौरी को लेकर एक पेड़ के नीचे चला गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। बैलगाड़ी से गौरी को सीधे घर न ले जाकर गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य गौरी की जांच करता है। देखो, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? जब ये गिरी थी तभी तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए था। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं अपनी पत्नी को जंगल में ही छोड़ देता? देखो, तुम्हारी पत्नी की आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब ये कभी भी नहीं देख पाएगी। ये सुनकर आदित्य को झटका लगा। वैद्य ने उसे गौरी के जख्मों के लिए कुछ जड़ी बूटियां दी। ये उसके जख्मों पर लगाना, इससे वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आएगी। जाओ, ले जाओ। आदित्य अपनी पत्नी को घर ले आया और सारी घटना अपनी माँ को बताई। अगली सुबह गौरी की आंखें खुली। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तभी आदित्य वहाँ आ पहुँचा। गौरी, तुम अब अंधी हो चुकी हो, ठीक है? वैद्य जी ने कहा है कि अब तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये सुनकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा, लेकिन उस दिन के बाद से आदित्य का रवैया गौरी के प्रति बदल गया। एक दिन गौरी पानी लाने के दौरान लड़खड़ाते हुए अचानक गिर गई। ये लो, खड़े खड़े गिर गई। अरे मैंने तुझसे पानी मांगा था, वो तो तुझसे लाया नहीं जाता। कम से कम पानी का ही सहारा था तुझसे, वो भी खत्म हो गया। अरे! तभी आदित्य की माँ आती है और आदित्य से कहती हैं, ऐसा नहीं कहते बेटा, तू देख नहीं रहा कि वो अंधी हो चुकी है। अरे अम्मा, मेरे ही कर्म फूटे हुए थे जो इससे ब्याह कर लिया। अब मुझे जीवन भर इस अंधी का बोझ उठाना पड़ेगा, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। तभी उसकी माँ गौरी के पास आई। बेटा, हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ? कौन समझेगा कि अंधी होने में मेरा क्या दोष है? जब वर्षा हो रही थी तब मैंने कहा था कि रुक जाते हैं। काश हम रुक जाते तो मैं गिरती नहीं और मेरी आंखों की रोशनी ना जाती। इतना कहकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास उसे चुप कराने लगी। धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार और भी खराब होता गया।
एक दिन गौरी खड़ी थी, अचानक बेहोश हो गई। ये लो, फिर से वही समस्या। लगता है कि अब इसको कोई नई बीमारी हो गई है। पहले अंधी थी, अब घड़ी घड़ी बेहोश भी होने लगी है। क्या कहूँ मैं इसको। ये सुनकर आदित्य की माँ गुस्से से आदित्य से कहती है, कुछ तो इंसानियत रख, शर्म कर, तेरी पत्नी गर्भवती है। ए अम्मा, एक बात बताऊं? अरे मैं तो दूसरा विवाह करने की सोच रहा हूँ और ये गर्भवती है, ये बात तू ऐसे सुन रही है जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी हो, हैं? इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी माँ गौरी का ख्याल रखने लगी। फिर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ी और इस संसार को छोड़ गईं। माँ के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद आदित्य अपने घर एक दूसरी स्त्री राधा को लेकर आ पहुंचा। सुन गौरी, मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। ये कैसे कर सकते हैं आप? एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह? बिल्कुल कर सकता हूँ। अरे मैं किसी अंधी लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। हाँ। और जो मेरी कोख में आपकी संतान पल रही है, उसका क्या? अरे मुझे क्या पता उसका क्या, तेरी संतान है, तू जान। बात करती है, तेरे जैसे ही अंधी या लंगड़ी निकलेगी तेरी संतान। तू यहाँ से निकल जा, निकल यहाँ से। गौरी बहुत हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन आदित्य नहीं माना और उसे रात के समय घर से बाहर निकाल दिया। गौरी आधी रात के समय अपने गांव के बाहर खड़ी होकर रोने लगी। तभी वहां एक बूढ़ी स्त्री आ पहुंची, जो गांव में सबसे अलग थलग रहती थी। सभी लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते थे। गांव वालों का मानना था कि वो बूढ़ी औरत काला जादू करती है। आखिर तुम आधी रात को गांव के बाहर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? गौरी सारी घटना रोते हुए उसे बताने लगी। बेटिया, ये संसार ऐसा ही है। बरसों पहले मुझे भी इन्हीं गांव वालों में से किसी एक व्यक्ति ने पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। बस मैं तेरी तरह अंधी नहीं थी। गांव की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और जंगल की सब्जियां, फल फूल खाकर अपना गुजारा करने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं काला जादू करती हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ था, इसलिए मैं तेरे साथ हुए अन्याय को समझ सकती हूँ। चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। यहाँ कोई भी गांव वाला तेरी मदद नहीं करेगा। बूढ़ी औरत गौरी को अपनी झोपड़ी में ले जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ समय बाद गौरी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को देखकर गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारे पुत्र हुआ है। इस खुशी के मौके पर तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? अगर मेरी आंखें होती तो शायद मेरा पति होता और ये मौका कितना खुशी का होता। लेकिन देखो, मेरा पुत्र हुआ है। जब ये बड़ा होगा तब मैं इसे क्या बताऊंगी? इसे सब सच बताना, लेकिन साथ ही साथ उसे अच्छे संस्कार देना, अच्छा इंसान बनाना। उसे उसके पिता की तरह मत बनाना। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत ने गौरी से पूछा, अपने पुत्र का क्या नाम रखोगी? मैं कितनी अभागन हूँ, अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती। इसका नाम अर्जुन रखूंगी। समय ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते अर्जुन 5 वर्ष का हो गया। बूढ़ी औरत हर सुबह जंगल जाती, वहां से सब्जियां और फल लेकर झोपड़ी में लौटती थी। लेकिन एक दिन वो जंगल गईं तो फिर कभी वापस नहीं लौटी। शाम हो गई थी, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं आई। ये देखकर गौरी घबरा गई और झोपड़ी के बाहर निकल आई। तभी एक व्यक्ति जो गौरी के गांव का ही था वहां आ पहुंचा। लगता है तुम उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रही हो जिसकी झोपड़ी में तुम रह रही हो, है ना? हाँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है।
वो अब तक लौट आती थी, वापस क्यों नहीं आई? वो जंगल में फल तोड़ने के लिए गई थी। तभी अचानक एक शेर आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया और उसे मार कर खा गया। इस घटना को मैंने बहुत दूर से देखा और कुछ गांव वालों ने भी देखा। माफ करना, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगी। चलो, मैं चला। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका नन्हा पुत्र अर्जुन आ गया। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दादी कहाँ गई? अर्जुन उस बूढ़ी औरत को दादी कहने लगा था। बेटा, दादी अब कभी नहीं आएंगी। वो हमसे बहुत दूर एक दूसरे संसार में जा चुकी है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन अर्जुन रोता हुआ गौरी से बोला, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ये सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। ये बात अलग है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन तू चिंता मत कर। तू यहीं रह, झोपड़ी से बाहर मत निकलना। मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, अब क्या करूं? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता और मेरा बेटा भूखा है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरता है जो दूसरे गांव का था। वो गौरी को रोते हुए देखकर उसे भिखारिन समझता है। ये लो एक सिक्का। मैं एक सिक्के से ज्यादा किसी को भीख नहीं देता। लो, रख लो। गौरी उस सिक्के से कुछ खाने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में अपने बेटे की भूख का ख्याल आ गया। उस दिन के बाद गौरी गांव भर में भीख मांगने लगी और अपने पुत्र की परवरिश करने लगी। समय यूं ही बीतने लगा और अर्जुन 10 वर्ष का हो गया। एक दिन अर्जुन की माँ भीख मांगने गई हुई थी और अर्जुन भूख से बेहाल था। अर्जुन अपने आप से बोला, क्या करूं? माँ तो शाम को आएगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। भूख लगी है। इतना कहकर अर्जुन अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर अर्जुन की नजर अपने पिता आदित्य पर पड़ी, जो गांव के मुखिया के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। अपने पिता को देखकर अर्जुन के मन में प्रेम जाग उठा और वो खुद से बोला, एक बार धीरू काका ने मुझे बताया था यही मेरे पिता हैं। चलो, पिता से कुछ खाने को मांगता हूँ। पिताजी मुझे जरूर खाना खिलाएंगे। हाँ। इतना कहकर अर्जुन अपने पिता के पास चला गया। उसे घूरने लगा। आदित्य अर्जुन को सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी मुखिया मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे आदित्य, रुको भैया, रुको रुको, इतनी क्या जल्दी है? तुमने इसे पहचाना नहीं क्या? ये तुम्हारा ही पुत्र है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। ये क्या बात कर रहे हो मुखिया जी? अरे हाँ हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी पत्नी, अरे गौरी। हाँ, जो उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रहती है, वही बूढ़ी औरत जो काला जादू करती थी और कुछ समय पहले ही एक शेर का शिकार बन गई। अब गौरी सारे गांव में भीख मांगती है और उसका बेटा दिन भर झोपड़ी में बैठा रहता है। उसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि बेचारा कई दिनों से भूखा है, इसीलिए तुम्हारे पास आया है। उसको लगा होगा कि तुम पिताजी हो, कुछ मदद करोगे। अरे भाई, अब जैसा भी हो, है तो तुम्हारा ही बेटा, एक अंधी भिखारन का बेटा। ये सुनकर आदित्य अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस करने लगा। उसने अर्जुन का हाथ झटकते हुए कहा, अरे मैं तेरा कोई पिता विता नहीं हूँ, दूर रह मुझसे। अर्जुन मासूमियत से बोला, लेकिन मुझे धीरू काका ने बताया था कि आप ही मेरे पिता हैं। धीरू काका? अरे कौन धीरू काका रे? मुखिया फिर से हंसते हुए बोला, अरे धीरू काका को नहीं जानता क्या? धीरू काका गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति थे।
केवल वही तुम्हारी पत्नी का हाल चाल लेने के लिए जाया करते थे। उन्होंने ही तेरे बारे में बताया होगा। अब धीरू काका भी 2 महीने पहले स्वर्ग सिधार गए। आदित्य ने अर्जुन को धक्का दे दिया। खबरदार जो मुझे अपना पिता कहा, दूर रह तू। तेरी माँ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कान खोल के ये बात सुन ले। मैंने बरसों पहले ही उसे घर से निकाल दिया था और तुझे भी अपनाने से इनकार कर दिया था। तेरी पहचान तेरे पिता से नहीं, तेरी माँ से है। और तेरी माँ एक अंधी भिखारन है जो पूरे गांव में भीख मांगती रहती है। आगे से मेरी उंगली पकड़ने की कोशिश भी मत करना, नालायक कहीं का। इतना कहकर आदित्य गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन आंसुओं से भरी अपनी आंखें लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। शाम को अर्जुन अपनी माँ को सारी घटना बताते हुए बोला। धीरू काका ने बताया था माँ कि आदित्य ही मेरे पिताजी हैं। जब मैं उनके पास गया लेकिन उन्होंने मुझे झिड़क दिया, बहुत डांटा। माँ, मेरे पिता बाकी के पिता जैसे मुझे प्रेम क्यों नहीं करते? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सारी सच्चाई अपने बेटे को बताने लगी। अर्जुन, जो कम उम्र में ही समझदार हो चुका था, गंभीर स्वर में बोला। चिंता मत करना माँ, समय सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा। अब मैं कभी अपने पिता के पास नहीं जाऊंगा और उनसे कोई बात नहीं करूंगा। हाँ। समय ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते गौरी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। 20 वर्ष होने के बाद अर्जुन अपने आप से बोला, अब मैं अपनी माँ को भीख नहीं मांगने दूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे काम करना चाहिए। अब मैं अपनी अंधी माँ का सहारा बन सकता हूँ। हाँ। अगले दिन अर्जुन सीधे गांव के मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके तो गांव में बहुत सारे खेत हैं। क्या आप मुझे उन खेतों में से किसी भी एक खेत में काम करने के लिए रख सकते हैं? मुखिया अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोला, नहीं रख सकता। अरे भैया, मैं एक अंधी भिखारन माँ के बेटे को काम पर नहीं रख सकता। अरे तुम्हारी अंधी माँ ने तुम्हें हमेशा गांव से अलग रखा। क्या पता उसने तुम्हें क्या क्या सिखाया हो। हाँ। ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे अपने मन में दबा लिया। मुखिया जी, आप जानते हैं कि मेरी माँ ने मुझे गांव से अलग क्यों रखा? क्योंकि गांव वालों ने कभी मुझे और मेरी माँ को सम्मान की नजर से नहीं देखा और उन सब ने कभी मदद भी नहीं की। अरे वो इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारी माँ पूरे गांव में भीख मांगती है। क्या तुमने कभी भीख मांगने वालों की इज्जत देखी है? इज्जत की बात करते हैं। मुखिया जी, मैं इस दाग को मिटाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ अब भीख मांगे। हाँ, भीख ना मांगे तो खाओगे क्या भैया? क्षमा करो बेटा, क्षमा करो अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या पता तुम मेरे खेत में चोरी कर लो। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। जाओ भैया जाओ। हाँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अर्जुन गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार हंसते हुए बोला, अरे राजकुमार आए हैं। कल तक तुम्हारी अम्मा भीख मांगने आती थी, अब तू भी आ गया। अबे सुन, एक अंधी भिखारन माँ के बेटे को मेरे खेत में क्या काम? अर्जुन फिर अपना गुस्सा दबाकर बोला, अब देखिए, मुझे काम की जरूरत है। जमींदार मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों भाई, क्या तेरी माँ को अब कोई गांव में भीख नहीं देता क्या? वैसे भी तो पिछले 20 साल से भीख का ही तो खा रहा है। भिखारी की औलाद, तुझे तो आदत पड़ गई होगी ना। अपने माँ का उसके काम में सहयोग कर भाई, और क्या। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। जमींदार जी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपनी अंधी माँ का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ
इसीलिए आपके पास आया हूँ। अरे भैया, तो हमको माफ करना, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मैं हमेशा उन लोगों को काम पर रखता हूँ जो भरोसेमंद होते हैं। और तेरा क्या भरोसा, तू एक अंधी भिखारन का बेटा है जो उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रहती है, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वो काला जादू करती है। क्या भरोसा तेरा, तू क्या क्या करे, काला जादू, चोरी डकैती? ना भैया ना, तेरे ऊपर कोई भरोसा ना है। गांव वाले गलत सोचते थे जमींदार साहब। उसी बूढ़ी औरत ने हमारे बुरे समय में मेरी माँ को सहारा दिया। जब वो गर्भवती थी तब उस बूढ़ी औरत ने सहारा दिया। सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। अब भाई, तेरे लिए वो बूढ़ी औरत हो सकती है, कोई देवी हो सकती है जो कि बरसों पहले शेर का खुराक बन गई, पर मेरी नजर में वो काला जादू करने वाली एक डायन थी। तेरी माँ भी एक डायन ही होगी, और एक डायन अपने बच्चे को कभी भी भलाई का काम तो ना सिखाती। और ये भी तो सोच, कुछ तो तेरे पिता आदित्य ने भी तेरी माँ के अंदर देखा होगा, तभी तो जब वो पेट से थी धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और तुझसे कभी बात तक ना करी। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। बस जमींदार, बस बस करो, इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। अरे मैं तुम्हारे पास काम मांगने आया था, तुमने मुझे अपमानित किया, इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरी माँ के चरित्र पर उंगली उठाकर तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, पूरा हो जाएगा। जमींदार गुस्से से बोला, अरे बुरा हो जाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर अपने खेत से बाहर फिकवा दूं, अरे दफा हो जा यहाँ से, निकल जा, निकल चुपचाप। अर्जुन चुपचाप अपमानित होकर चला गया। अर्जुन ने गांव में कई लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अर्जुन घर लौट आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ गया था? अर्जुन ने सारी घटना बताई। माँ, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ मेरी वजह से तुझे अपमानित होना पड़ रहा है। नहीं माँ, ऐसा मत सोचो। तुमने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी परवरिश के लिए तुमने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया। दुनिया तुम्हें नहीं समझ सकती, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुमने कितने कष्ट सहे। इतना कहकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन अर्जुन अपनी माँ गौरी से बोला, माँ, अब से आप भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगी। बेटा, आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू कुछ दिन पहले बता रहा था कि गांव में तुझे कोई काम नहीं देता। कहते हैं कि तू एक अंधी विकलांग का पुत्र है। तेरा क्या भरोसा कि तू चोरी ना कर ले। मैं सब जानता हूँ माँ, और गांव में मुझे काम नहीं देता कोई तो क्या हो गया? अब मैं जवान हो चुका हूँ, मेरे अंदर शक्ति है। मैंने एक कुल्हाड़ी खरीद ली है। आज से मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊंगा और लकड़ियों को काटकर दूसरे गांव में बेचूंगा। अपने दुख के दिन खत्म हो जाएंगे माँ, देख लेना। अर्जुन लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। उसी दिन से वो रोज जंगल जाने लगा, लकड़ियां काटकर दूसरे गांव में बेचने लगा। धीरे धीरे गौरी की किस्मत बदलने लगी। कुछ समय बाद अर्जुन ने झोपड़ी के स्थान पर एक अच्छा सा घर बनवा लिया। हाँ माँ, देखो माँ, हमारा समय बदल गया। नहीं बेटा, अभी हमारा समय नहीं बदला। मैं चाहती हूँ कि तू और ज्यादा तरक्की करे, इतनी तरक्की कि तेरे पिता को एहसास हो कि उन्होंने तुझे नहीं अपनाकर कितनी बड़ी भूल की थी। गौरी की बात अर्जुन के मन में घर कर गई और वो गंभीर सोच में डूब गया। लेकिन याद रखना,
कभी भी तरक्की के लिए बेईमानी और झूठ का सहारा मत लेना और अत्याचार मत करना। हमेशा ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना। ईमानदार व्यक्ति को सफलता भले ही देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। जानता है मैं तुझे ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया तुझे नाम से नहीं, तेरे काम से पहचाने। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों में छिपे एक खंडहर पर पड़ी। अरे, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये खंडहर झाड़ियों में ऐसे छिपा हुआ है। बाप रे बाप, पहले इस पर मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? चलो चलकर देखता हूँ। अर्जुन खंडहर के नजदीक चला गया। वो बक्से के पास गया और गौर से देखने लगा। ओ, ये तो बहुत पुराना बक्सा मालूम पड़ता है। खोलता हूँ। अर्जुन ने तुरंत बक्सा खोल दिया। बक्सा खोलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात और बहुत ही प्राचीन सोने के मूल्यवान सिक्के रखे हुए थे। बक्सा पूरा भरा हुआ था। हाँ, इसमें तो बेशकीमती हीरे जवाहरात और प्राचीन मूल्यवान सोने के सिक्के रखे हैं। हाँ, ये तो इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अर्जुन को उसकी माँ की बातें याद आ गईं। हाँ, नहीं, ये बक्सा जिसका है उसे ही मिलना चाहिए। तभी अर्जुन की नजर बक्से में लगी शाही मोहर पर पड़ी। ये बक्सा तो हमारे राज्य के राजा विक्रम के महल का मालूम पड़ता है। क्या करूं? क्या इस बक्से को राजा विक्रम को सौंप दूं या फिर पंचायत को दे दूं? क्या किया जाए? नहीं, अगर मैं ये बक्सा पंचायत को दे देता हूं तो क्या भरोसा ये बक्सा महल तक पहुंचे भी या ना पहुंचे। माँ कहा करती है कि जो चीज जिसकी होती है वो उसे मिलनी ही चाहिए। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अर्जुन बक्सा लेकर घर चला आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला। हाँ, तो अब बताओ माँ, मुझे क्या करना चाहिए? इसमें सोचने की क्या बात है बेटा? मैंने तुझे हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है। अगर इस बक्से पर राजा विक्रम की शाही मोहर है तो ये बक्सा उन्हीं के हाथ में देना। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर कल सुबह ही इस बक्से को मैं स्वयं राज दरबार में जाकर राजा विक्रम के हाथों में ही दूंगा। अगले दिन अर्जुन वो बक्सा लेकर राजमहल चला गया। राज दरबार में अर्जुन के हाथ में बक्सा देखकर राजा विक्रम चौंक उठा। क्या बात है, ये बक्सा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। जंगल में लकड़ियां काटने गया था। अचानक मेरी नजर झाड़ियों से ढकी एक गुफा पर पड़ी। जब मैं गुफा के भीतर गया तो वहां मुझे ये बक्सा पड़ा मिला। बक्सा खोलकर देखा तो उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात और प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं थीं। अब उस पर राजमहल की शाही मोहर भी लगी थी, इसीलिए मैं उसे सीधे आपके पास ले आया। राजा विक्रम ये सुनकर चकित रह गया। वाह 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 वाह, अद्भुत! मैंने अपने जीवन में ऐसे ईमानदार व्यक्ति बहुत ही कम देखे हैं। तुम इस खजाने को अपने पास रखकर कितने धनवान बन सकते थे, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? लेकिन महाराज, मेरी माँ कहती है जो वस्तु जिसकी होती है वो उसको ही मिलनी चाहिए। उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है। ये सुनकर राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने वो बक्सा अर्जुन के हाथ से ले लिया और मंत्री की ओर मुड़कर बोला। शाबाश शाबाश अर्जुन, ये वही बक्सा है जो राजमहल से चोरी हुआ था। हम कब से इसकी खोज में थे, क्योंकि इसमें हमारे पूर्वजों का खजाना रखा हुआ था। अगर ये किसी लालची व्यक्ति के हाथ लगता तो ये निशानी हमेशा के लिए खो जाती। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। महाराज, मैं आपको बताने ही वाला था। जिस रात ये बक्सा चोरी हुआ उस रात एक सैनिक ने
राजकुमार को महल से बाहर जाते देखा और बक्सा उनके हाथ में था। क्या? तो राजकुमार को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। जाओ, लेकर आओ। कुछ ही देर में राजकुमार दरबार में आ पहुंचा। राजकुमार बक्से को देखकर घबरा गया। सच बोल दो राजकुमार, झूठ बोलोगे तो तुम्हें इतना कठोर दंड दूंगा कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। और तुम जानते हो मैं कठोर दंड देने में अपनी प्रजा के बीच कितना प्रसिद्ध हूँ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जमुना बाई को पसंद करता था और आप इस विवाह के खिलाफ थे। मैं ये खजाना लेकर उसके साथ राज्य से भाग जाना चाहता था। ओह, अरे तुमने एक वैश्या के लिए अपने ही पूर्वजों के खजाने की चोरी कर ली। अरे मूर्ख कहीं के, अगर वो तुमसे धन खत्म होने के बाद अलग हो जाती तो क्या करते? हाँ, मुझे अपनी भूल का एहसास है। ये एहसास बाद में करना, पहले तुम्हें पश्चाताप करना होगा। अब तुम एक सामान्य चोर की तरह जेल में रहोगे और वही सजा पाओगे जो हर अपराधी को मिलती है। राजा विक्रम ने अपने पुत्र को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया और अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, अब से तुम असली राजकुमार हो। अब मैं उस माँ से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। राजा विक्रम 2 सैनिकों के साथ अर्जुन के गांव पहुंचा। गांव वाले राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा गौरी से बोला, वाह 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 माताजी, वाह, अद्भुत। आपने अपने बेटे को जो ईमानदारी सिखाई है, हम उससे प्रभावित हैं। इसीलिए हम इसे गांव का जमींदार घोषित करते हैं और साथ ही उसे महल में एक ऊंचा पद भी देते हैं और इनाम स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करते हैं। ये सुनकर गौरी प्रसन्न हो गई। क्या तुम देख नहीं सकती? अर्जुन राजा को पूरी घटना सुनाता है कि कैसे उसकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी और कैसे उसने 15 साल तक भीख मांगकर उसे पाला। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ओह, ये तो मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ तुम्हारी घटना सुनकर। माताजी, अगर आप चाहे तो मैं आपके पति को सजा दे सकता हूँ। नहीं, मेरे बेटे की सफलता ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। राजा विक्रम मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में अर्जुन की किस्मत पूरी तरह बदल गई। उसकी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया। मैं अपनी माँ के आंखों का इलाज करवाना चाहता हूँ वैद्य जी। चाहे जितना भी धन खर्च हो, बस मेरी माँ देख सके। हाँ, आपकी माँ की आंखें ठीक हो सकती हैं, आप निश्चिंत रहिए। कई दिनों के इलाज के बाद एक दिन गौरी की आंखों की रोशनी लौट आई। बेटा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अब अर्जुन न सिर्फ गांव का जमींदार था, बल्कि महल में ऊंचा पद भी प्राप्त कर चुका था। गांव में उसका और उसकी माँ का बहुत सम्मान होने लगा। एक दिन अर्जुन का पिता आदित्य अपनी दूसरी पत्नी राधा के साथ अर्जुन के पास आ पहुंचा। मेरे बेटे, मैंने तेरी माँ और तेरे साथ बहुत अन्याय किया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे संतान के सुख से वंचित किया। मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर दे। गौरी ने अपने पति से नजरें फेर लीं। आपने कभी मुझे बेटे का दर्जा नहीं दिया। मेरी माँ ने अंधी होकर भी मुझे भीख मांगकर पाला और आप तो जीवित रहते हुए भी साथ नहीं थे। मेरी माँ गर्भवती थी, लेकिन आपने उस पर तरस नहीं खाया और आधी रात के समय मेरी माँ को धक्के देकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो आपके ही होने वाले बच्चे की माँ है। क्षमा करें, आप हमको क्षमा करें और आप जा सकते हैं और दोबारा कभी वापस मत आइएगा। जाइए। आदित्य निराश होकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ चला गया। इस प्रकार एक अंधी माँ का बेटा गांव का राजकुमार बन गया। ये सिद्ध हो गया
कि एक माँ का आशीर्वाद एक सामान्य बेटे को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ईमानदारी, संघर्ष और माँ के आशीर्वाद की ये कहानी समय के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई।